वाह, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कब से इसे ढूंढ रही थी, अब जाकर मिला है। क्या हो गया मधु, ऐसे बच्चों की तरह क्यों चल रही है? किसे कब से ढूंढ रही थी? अरे उस मोमोज वाले को। मधु, मुझे नहीं पता था तेरी चॉइस एक मोमोज वाले पर टिकेगी। क्यों, क्या बुराई है उसमें? सफेद रंग और चटपटा वो अलग। मधु, लगता है तो प्यार में ना अंधी हो गई है। तुझे वो मोमोज वाला कहाँ से सफेद लग रहा है? वो तो गुलाब जामुन लग रहा है। वैसे मुझे नहीं पता था तुझे ये अधेड़ उम्र का मोमोज वाला पसंद आएगा। है? क्या बोली? अरे नालायक, मैं मोमोज का ठेला देखकर खुश हुई हूँ। मेरा कब से मोमोज खाने का मन कर रहा था, न कि उस मोमोज वाले को देखकर। पागल कहीं की। ओह, तो ऐसे बोलना, तेरा मोमोज खाने का मन है। चल फिर चलकर खाते। फिर दोनों मोमोज के ठेले पर जाती हैं और मोमोज खाने लगती हैं। भैया, ये मोमोज तो चटपटे हैं ही नहीं, इसे थोड़ा और तीखा मसालेदार बनाते तब मजा आता। देखिए मैडम, मेरे ठेले पर ऐसे ही मोमोज मिलते हैं, खाने हैं तो खाइए, नहीं तो घर जाइए। अरे वाह, मोमोज वाला होकर इतने तेवर। नहीं खाने तेरे मोमोज, ले पकड़ और तू ही खा। चल निधि यहाँ से, तू घर चल, मैं तुझे अपने हाथों से चटपटे मोमोज बनाकर खिलाती हूँ। अब मधु निधि को अपने घर ले जाती है, जहाँ रात की सोयाबीन की सब्जी पड़ी थी, जिसमें और मसाला मिलाकर वो बड़े ही अच्छे चटपटे ग्रेवी वाले मोमोज तैयार कर लेती है, जिसे खाते ही निधि खुश हो जाती है। माइंड ब्लोइंग, तेरा तो जवाब नहीं है मैडम। क्या चटपटे ग्रेवी वाले मोमोज बनाए हैं? तूने तो उस मोमोज वाले को भी फेल कर दिया। मैं तो कहती हूँ तुझे तो खुद का ही मोमोज का काम शुरू करना चाहिए। देखना तू खूब पैसे कमाएगी। तभी मधु की माँ भी वहाँ आ जाती है। बस बस, तू उसे अब और ज्यादा सर पर मत चढ़ा। एक तो वैसे ही मैं इसकी मोमोज बनाने की आदत से परेशान हो गई हूँ। रोज रोज अलग अलग तरह के मोमोज बनाती रहती है, और अब मोमोज बनाने का समय नहीं बल्कि हाथ पीले करने का टाइम आ गया है इसके। मधु, तुझे देखने संडे को लड़के वाले आ रहे हैं, तो तू अब मोमोज बनाने की नहीं बल्कि ससुराल जाने की तैयारी कर ले। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद सबकी रजामंदी से मधु की शादी विपिन नाम के लड़के से हो जाती है। विपिन प्राइवेट जॉब करता था और दिखने में हैंडसम था। शादी के कुछ दिन बाद, मधु, आज मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो तुम कुछ बढ़िया सा खाने में बना लेना जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता हो। मुझे मोमोज बहुत अच्छे बनाने आते हैं। आज मैं आपके और आपके दोस्तों के लिए मोमोज बना दूंगी। देखना आपके दोस्त मोमोज की बहुत तारीफ करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देसी स्टाइल में बनाना, क्योंकि मेरे दोस्त इतने हाई फाई नहीं है, और हाँ, उन्हें तीखा भी ज्यादा पसंद नहीं है। इतना बोलकर अब विपिन काम पर चला जाता है और मधु भी अब मोमोज बनाने के काम में लग जाती है। वो लगभग 11 तरह के मोमोज बनाकर तैयार कर लेती है और कहती है, अभी बच गए तो आस पड़ोस में बांट दूंगी। वो लोग भी खुश हो जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि विपिन की पत्नी को कितने अच्छे और तरह तरह के मोमोज बनाने आते हैं। अब मधु भी नहा धोकर तैयार हो जाती है। उसकी सास संध्या और मधु मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में मेहमान घर में आ जाते हैं। विपिन सब मेहमानों के साथ सोफे पर बैठा हुआ था कि तभी मधु अलग अलग तरह के मोमोज लेकर आती है। सब लोगों ने मोमोज खाए और उन्हें वो मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आए। और विपिन की एक सहेली नेहा ने कहा, मैडम, आप तो बहुत अच्छे मोमोज बनाती हैं। इतने अच्छे ग्रेवी मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। मुझे भी मोमोज खाने का बहुत ज्यादा शौक है। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तो मैं तरह तरह के मोमोज बनाती हूँ। मुझे नहीं पता था मधु तुम इतने अच्छे मोमोज बनाती हो। आज तुमने पहली बार मोमोज बनाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें घर से क्लाउड किचन शुरू करना चाहिए, जहाँ से तुम ऐसे ग्रेवी मोमोज बनाकर बेच सको। सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और तुम्हारे ग्रेवी मोमोज भी बहुत बिकेंगे। ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास इतनी सैलरी कहाँ कि हम इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर पाए। विपिन भी ये बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है कि तभी विपिन के दोस्तों में बैठा उसका सीनियर मैनेजर कहता है, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, दरअसल मैं भी अपनी साइड इनकम करना चाहता था। अगर आप लोगों को कोई एतराज न हो तो मैं मधु मैडम के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप इन्वेस्टर बनेंगे और मेरी बहू भी काबिल बन जाएगी, खुद कमाएगी और घर का सारा काम मैं अकेले संभाल लूंगी। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं और मुझे कितना सपोर्ट कर रही हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। तो ठीक है सर, आप इन्वेस्ट कर दीजिए और बदले में आपको 30% हम दे दिया करेंगे। ये बहुत अच्छी डील है। विपिन, वैसे तो मैं 20% की ही उम्मीद कर रहा था। जब तक तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होता तो तुम मुझे 20% ही दो, बाकी जब प्रॉफिट होने लगे तो तुम मुझे 30% दे देना। और सबके कहने पर आखिरकार मधु खुद का क्लाउड किचन का काम शुरू कर देती है, जिसमें वो चटपटे ग्रेवी मोमोज बनाकर घर से बनाकर बेचने लगती है। साथ ही उसने ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कुछ लोग भी रख लिए थे। एक रोज उनकी पड़ोसन रोते हुए उनके घर आती है। अरे अरे मीनाक्षी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताओ मधु, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम तो जानती हो कितने महीनों के बाद मेरे पति की बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी थी, लेकिन जिस फैक्ट्री में वो जॉब करते थे अब तो उसमें भी आग लग गई और वो फैक्ट्री बंद हो गई। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेने आई थी, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो। अभी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी मीनाक्षी, लेकिन जब तक नौकरी नहीं लगेगी तो कब तक तुम लोग ऐसे ही गुजारा करोगे? तुम्हारी बेटी भी है, कल को वो स्कूल जाएगी, उसके खर्चे भी होंगे। तो मैं तो यही सुझाव दूंगी कि नौकरी के भरोसे मत रहो और खुद का मोमोज बेचने का काम शुरू करो, लेकिन उसके लिए तो कुछ पैसे भी चाहिए होंगे।
और फिर मुझे कौन से मोमोज बनाने आते हैं? अरे तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ग्रेवी वाले मोमोज बनाना सिखाऊंगी, और हाँ साथ में कुछ पैसे भी दे दूंगी। जब तुम्हारा काम चल निकले तो दे देना, नहीं तो रहने देना। ये सुनकर मीनाक्षी बड़ी खुश होती है और अब वो मधु से ग्रेवी वाले मोमोज बनाना सीखती है, जिसके बाद अपने पति के साथ बाजार में ठेला लगा लेती है, जिससे उसकी कमाई होने लगती है। कुछ ही महीनों में वो मधु के सारे पैसे भी लौटा देती है, साथ ही उसे धन्यवाद भी देती है। इधर मधु का क्लाउड किचन का काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है और उसकी कमाई भी काफी होने लगती है। साथ ही अब वो हर जगह चटपटे ग्रेवी मोमोज वाली के नाम से फेमस हो जाती है। उसका काम अच्छा चलते देख अब उसका पति भी नौकरी छोड़कर अपना वही बिजनेस आगे बढ़ाने लगा, जिससे उनकी कमाई। काशीपुर नाम के गांव में गरीब रमेश अपनी बूढ़ी माँ, बहन काजल और पत्नी शोभा के साथ रहता था। रमेश जितना भोला भाला था, उसकी पत्नी शोभा उतनी ही चालाक औरत थी, जो अपनी सास और ननद को सुनाने से भी पीछे नहीं हटती थी। काम में भले ही वो काफी तेज तर्रार थी, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जीभ भी काफी तेज थी। एक रोज, ए काजल, ये मटका उठाकर कहाँ चल दी? भाभी घाट से पानी लेने जा रही हूँ। आई बड़ी पानी लेने जा रही हूँ। रसोई में तुझे बर्तन का ढेर दिखाई नहीं देता? उसे क्या ये बूढ़ी माँ जी धोएंगी? भाभी ये आप क्या कह रही हैं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो भला कैसे धोएंगी? वो तो बस बीमारी का नाटक करके सारा दिन खाट पर पड़ी रहती थी, ताकि उन्हें कोई काम ना करना पड़े। अगर मैं सही सलामत होती बहू तो तुझे कुछ भी काम नहीं करने देती। तभी रमेश भी वहाँ आ जाता है। शोभा, ये क्या तरीका माँ से बात करने का? तुम तो चुप ही रहो जी, आपको पता भी है घर में राशन कितना कम बचा है। एक वो बगल वाली उमा है, कल इतरा कर बता रही थी कि उसकी मासी सास ने उनके यहाँ अपने गाँव से साल भर का राशन भेजा है। लेकिन एक ही मेरा ससुराल है, जहाँ साल भर का राशन तो दूर की बात है, कोई 1 किलो गेहूं या आटा भी नहीं भेजता। बहू तू शांत हो जा। काजल बिटिया पहले बर्तन धो देगी, उसके बाद जाकर घाट से पानी ले आएगी। हाँ भाभी, मैं दोनों काम झट से कर दूंगी। दोनों मिल बांट कर काम करोगी तो जल्दी होगा। रमेश थका हुआ सा अपनी माँ की खाट पर बैठ गया। क्या हुआ बेटा, आज तूने आने में देर कर दी? लाला जी के खेत में काम ज्यादा था क्या? हाँ माँ, आज तो पूछो मत, बहुत काम था। हरी और सुखिया काम पर नहीं आए थे तो काम रुका हुआ था। तो लाला जी ने भी कहा रमेश के होते हुए हमें चिंता की बात नहीं, क्यों रमेश कर लेगा ना। फिर मैंने कहा हाँ। उसके बाद तो लाला जी ने बहुत तारीफ भी की। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का, इसे तो कोई भी मूर्ख बना जाता है। अरे बहू, मेरा बेटा सीधा है बहुत, इसलिए लोग इसके साथ ऐसा करते हैं। इसमें इस बेचारे की क्या गलती? गलती तो मेरी है जो मैंने आपके बेटे से शादी की। जब से इस घर में आई हूँ कभी भी पूरा राशन घर में आता नहीं देखा। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, लाला जी बहुत अच्छे, उन्होंने तो खुश होकर मुझे इनाम भी दिया। इनाम की बात सुनकर शोभा की आंखें चमक उठती हैं। मुझे तो पता ही था मेरे पति बहुत होशियार है। अच्छा जी, क्या इनाम दिया बताओ ना। हाँ भैया बताओ क्या मिला? अगर ज्यादा पैसे होंगे तो इस बार हमारे घर में राशन पूरा ले आना आप, क्योंकि हमें खाना खाने को दिन में बस 2 बार ही मिल पाता है, वो भी भर पेट नहीं। काजल की बात सुनकर रमेश की आंखें भर आती हैं तो उसकी माँ बात बदल देती है। तू चुप कर, कुछ भी बोलती है। रमेश अपने कुर्ते में हाथ डालता है और 1 रुपए का सिक्का निकालता है। हे राम, क्या करूं इस आदमी का, सत्यानाश हो इनका। भैया, लाला जी ने आपको ये सिक्का दिया है? ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। तो क्या सोने चांदी का दिया है? देखो तो जरा, मामूली सिक्का है। हाँ भैया, ये सिक्का तो मामूली है। अरे इसी सिक्के से लाला जी ने काम शुरू किया था, और देखो आज वो कहाँ है। माँ, लाला जी ने बताया कि पहले वो बहुत गरीब थे, इसी सिक्के से उन्होंने अपना काम चालू किया था। वो लाला का बच्चा तो है ही 1 नंबर का झूठा। पूरा गांव जानता है बाप दादा की संपत्ति थी उसके पास जब उसने काम शुरू किया था तब। भैया, लाला जी ने आपको ठग लिया है। देखो जी, कल लाला जी के पास जाकर आज का जो काम किया उसका पूरा पैसा मांग कर ले आना, वरना इस घर में खाना किसी को नहीं मिलेगा। अगले दिन रमेश लाला जी के खेत पर जाता है और मन में सोचता है, अगर लाला जी को बोला तो उनको कहीं बुरा न लग जाए, और अगर नहीं बोला तो शोभा खाना नहीं देगी। मैं और काजल तो भूखे रह सकते हैं, पर माँ कैसे रहेगी, वो तो बीमार भी रहती है। रमेश, ओ रमेश, भाई क्या कर रहा है वहाँ खड़े खड़े, जरा इधर आ। जी लाला जी। रमेश लाला के पास आता है। देख, आज फिर हरी और सुखिया नहीं आए तो उनका काम आज भी तुझे ही करना है। लाला जी वो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या, मैं उनके हिस्से का काम कर रहा हूँ तो मुझे उनके हिस्से का पैसा भी तो मिलना चाहिए। लाला जी कुर्सी से उठकर रमेश के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, क्यों रे रमेश, अब तुझको पैसे चाहिए, ज्यादा काम क्या? हाँ लाला जी, अगर ना दूं तो क्या करेगा? लाला जी फिर मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा। ठीक है, दूंगा पैसा, लेकिन तब जब तू पूरे खेत का काम करेगा अकेला। लाला जी अकेले में नहीं कर सकता, ये 10 लोगों का काम है। पैसा चाहिए तो कर, वरना निकल। रमेश चुपचाप अकेले सारे खेत का काम करने लगता है और लाला बाकी के लोगों को छुट्टी दे देता है। कड़ी धूप में रमेश काम करता है और जब पानी पीने जाता है तो लाला उसे पानी देने से मना कर देता है।
देख भाई रमेश, ये पानी मेरे कुएं का है, ये पिएगा तो पैसे काटूंगा, बता पीना है पानी? रमेश पानी पिए बिना ही काम करने लग जाता है। रमेश काम कर ही रहा होता है कि तभी काजल भागते हुए आती है। भैया, माँ बेहोश हो गई है, भाभी भी घर पर नहीं है, जल्दी चलो। अपनी माँ के बारे में जानकर रमेश काम छोड़कर भागने लगता है। तभी कहाँ जा रहा है तू? काम कौन तेरा बाप करेगा है? मेरी माँ को मेरी जरूरत है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाएगा? मेरे खेत को भी तेरी जरूरत है, और वैसे भी तेरी माँ की उम्र हो गई है, वो कल मरे, आज क्या फर्क पड़ता है? रमेश को लाला की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो लाला को धक्का मारकर चला जाता है, जिस पर लाला गुस्से में बोलता है, रमेश तूने ठीक नहीं किया, अब मैं भी देखता हूँ कि इस गाँव में तू कैसे रहता है। रमेश और काजल घर जाते हैं। शोभा माँ कैसी है? तुमने वैद्य जी को बुलाया? हाँ, जब मैं आई तो माँ जी बेहोश थी, तब मैंने वैद्य जी को बुलाकर दिखाया। उन्होंने कहा कम खाने और ज्यादा तनाव लेने के कारण चक्कर आ गया था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ लाला जी ने पैसे दिए? रमेश शोभा को सारी बात बताता है, जिस पर शोभा गुस्सा होती और रमेश और काजल को खूब सुनाती है और माफी मांगने को कहती है। रमेश भी लाला जी के पास जाकर माफी मांगता है, लेकिन अब बात लाला जी के सम्मान पर आ गई थी, इसलिए वो धक्के मार कर घर से उसे निकाल देते हैं। रमेश जहाँ भी काम मांगने जाता है, लाला जी के डर से उसे कोई काम नहीं देता। ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं। 2 महीने से उनके घर में किसी ने सही से एक वक्त का खाना नहीं खाया था। देखो क्या हो गया आपके कारण, क्या जरूरत थी लाला जी को धक्का मारने की? हम सबकी हालत के जिम्मेदार आप हो। शोभा की बात सुनकर रमेश की आंखें भर आती हैं और वो घर से निकल जाता है। और बहुत कोशिश के बाद भी जब उसे काम नहीं मिलता तो वो एक नदी के किनारे जान देने जाता है। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो डूब रहा होता है। रमेश तुरंत पानी में कूदकर उसे बचा। तुमने हमारे बच्चे को बचाया है और इसका कर्जा तो मैं सारी उम्र भी नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दूसरे गांव में मेरे बहुत सारे खेत हैं, जहाँ से मुझे काफी सारा अनाज हो जाता है। दाल, चावल, गेहूं, आटे से लेकर हरी सब्जियां तक सब है। मैं कल ही वो राशन तुम्हारे यहाँ भिजवा देता हूँ। जिस इंसान ने मेरे बच्चे की जान बचाई, उसके परिवार को मैं कैसे भूखा मरने के लिए छोड़ सकता हूँ? और हाँ, मेरी इस गाँव में एक फैक्ट्री भी है, अगर तुम चाहो तो मेरी फैक्ट्री में काम कर सकते हो। महीने के पूरे 25,000 दूंगा और साथ में साल भर का राशन मुफ्त से मेरे खेतों से भिजवा दिया करूंगा। ये बात सुनकर रमेश बड़ा खुश हो जाता है और वो इस नौकरी के लिए हाँ कर देता है। फिर अगली सुबह रमेश के घर के बाहर एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है, जो कि सेठ जी ने भिजवाया था। उस ट्रक में ढेर सारे चावल, आटा, दालें और सब्जियां होती हैं, जो कि उनका साल भर का राशन था। उनका भंडार घर, जो कि हमेशा खाली रहता था, आज पूरी तरह भर चुका था। ये सेठ तो बहुत ही भला आदमी निकला, लाख लाख शुक्र हो भगवान तेरा। अब रमेश की राशन की चिंता सदा के लिए समाप्त हो गई। साथ ही अब वो उनके यहाँ नौकरी भी करने लगा, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी।